गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मी निशिता अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल एन के अग्रवाल। यस, आप सोचते होगे कि ये एन, मेरा नाम तो निशिता अग्रवाल है तो एन और ए तो पता ही चल गया आपको। निशिता अग्रवाल कोई कौन है वो थोड़ा सा सरप्राइज है, वो मैं आपको थोड़े दिनों बाद बताऊंगी जब आप अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। एंड हम मस्ट टू टॉपिक्स पढ़ रहे थे। मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाली है और उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडीएफ का लिंक भी डाला है। मैं पार्ट 2 की जब वीडियो डालूंगी उसमें भी इसका लिंक डाल दूंगी। पार्ट 1 की वीडियो आप सबने देख ली होगी आई होप। एंड इसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, जो लेटेस्ट सिलेबस था वो भी डिस्कस किया था। अपने पेपर का पैटर्न भी डिस्कस किया था कि हमें पेपर कैसे करना चाहिए सुंदर से। और हमने सूरदास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राम लक्ष्मण परशुराम की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि थे, उन्होंने उत्साह एक कविता लिखी थी। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी हर चैप्टर के जो भी कवि हैं एंड जो जो कविताएं हैं उनके जो भी कवि हैं, लेखक हैं, मतलब जो भी, आप सब उनका नाम ज़रूर याद रखें। जैसे कि इसमें दिखाया गया है उत्साह के साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। उत्साह किसने लिखी थी? उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि जी ने। आपको ये नाम जरूर याद रखने। पेपर में आजकल 1 वर्ड में भी ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी कविता लिखी थी, या उत्साह कविता किस कवि ने लिखी है। ठीक है, आपको फिल द ब्लैक्स में भी आ सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है। इसमें क्या दिया गया है? कविता उत्साह एक आहन गीत है। कविता उत्साह जो एक हमारा आहन गीत है, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबंधित किया है कि कि गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। पहला पॉइंट है हमारा, बादल में सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की गई है। बाल मन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं बदली रहती हैं। उसी प्रकार बादल का सौंदर्य की निरंतर बदलता रहता है। जैसे बादल है उसका हमेशा मौसम बदलता है, कभी धूप होगी, जैसे भी आप जानते हैं बादल की प्रक्रिया क्या होता है। हमने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, साइंस में, एसएसटी में। एंड क्या लिखा है इसमें सेकंड पॉइंट में? कवि निराला बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल के गरजने से ही क्रांति का संदेश जन जन में प्रसारित होता है। जो कवि निराला जी है वो बादल को गरजने के लिए कहते हैं, उन्हीं से होता है। 1 मिनट। एंड थर्ड में यही दिया गया है, कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। ये हम पढ़ लेते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये भी पूछ सकते हैं। पहला है जल बरसने वाली शक्ति की ओर। दूसरा है पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर। मानव जीवन के क्रांति और संकेत लाने की ओर। जीवन का उत्साह और संघर्ष करने की ओर। उत्साह मतलब होता है खुशी, है, ठीक है। एंड जीवन में नवीनतम और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयोग किया है। बादलों की विशेषताएं, इसमें तपती धरती के ताप की शांत कर प्रकृति को नया जीवन देता है। साथ ही पशु पक्षी व मानव जीवन में सभी नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे ही 5 6 7 8, इसमें हम 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं। कवि ने बादलों को अनंत के जन कहा, क्योंकि आकाश अंतहीन है। ये हमारा 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कवि ने बादलों को अनंत का धन कहा, क्योंकि आकाश अंतहीन है। ये ज्ञात दिशा में आए हुए बताए गए हैं। ये हमारी पोएम में नहीं दे रखा है, इसमें नोट्स में हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने ऐड किया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती थी, जो इसमें संबंधित प्रश्न है वो हमारे सीबीएसई में आ चुके हैं पहले भी, तो आप इसके सारे ही रिवीजन कर लें। एंड हम फिर अब इसके बाद सैम्पल पेपर करेंगे। मस्ट टॉपिक्स हमारे 46 पेजेस के हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं, आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके आप खुद पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी समरी बता दिया करूँगी, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं एंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो नहीं आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मेरे को ये दीदी आंसर नहीं आ रहा। ओके, हमारा इसमें संबंधित प्रश्न है कि हम लास्ट एक 10th पॉइंट और पढ़ लेते हैं। उत्साह कविता की प्रतिक्रिया ऊर्जा, क्रांति व नव चेतना का जन में प्रसार करना है। ठीक है, ये एक 10th पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा। और एक 9, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं हमारे संबंधित प्रश्न। क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द प्रयोग क्यों किया है? उत्साह का प्रतिपाद्य क्या है? ये आप खुद सॉल्व करें। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ये आप खुद सोचें। एंड नहीं आता तो फिर मुझसे पूछें। आप पहले एक बार खुद ट्राई करें, सेल्फ ट्राई करें कि आपने इतने महीनों से किया तो किया क्या है।
बादल के आने और उनके बरसने पर प्राकृतिक में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अनुभव के आधार पर लिखिए। कविता में कौन विकल और उमन थे और क्या क्यों थे, ये भी आप जानते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये वाला हमने अभी पढ़ा था। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 अर्थ लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अपने। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, ये बहुत सुंदर कविता है। ये भी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखी है। उसका दूसरा खो है इस चैप्टर में, ये आप खुद करिए एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड पीडीएफ है लिंक में। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड ना करें तो इसका मैं स्क्रीनशॉट दिलवा देती हूँ। यस, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ओके। वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संबंधित प्रश्न इसका क्या है, हम संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़ते प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो अट नहीं रही है उसका आपको फागुन में सौंदर्य प्रकटित करना है, तो फागुन का महीना एक बहुत अच्छा महीना होता है, तो आप उससे कर सकते हैं। कविता में कवि ने प्राकृतिक की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। जो कविता है उसमें कवि ने प्राकृतिक रूपों का वर्णन किन किन रूपों में किया है, ठीक है, आप कर सकते हैं। प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छा ऋतु का महीना कौन सा लगता है, ये आपका खुद का सेल्फ है कि आपको कौन सा अच्छा महीना लगता है। आप मुझसे पूछेंगे तो पहले आप अपना अपना बताइए, फिर जब मैं पार्ट 3 बनाऊंगी इस वीडियो को तब मैं अपना बताऊंगी कि मेरे को कौन सा महीना अच्छा लगता है। अट नहीं रही है कविता में क्या संदेश दिया गया है। जो एक हमारी कविता है उसमें क्या 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 संदेश दिया गया है वो आप सोचिए एंड हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो हमारा कन्यादान। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। एक मिनट, शिट, हाँ यस, दिस इज़ हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है कन्यादान, जो कवि ऋतुराज ने लिखी है। ये इसमें टीचर ने हमें नोटेड करके दिया हुआ है कि बच्चे भूल ना जाए एक बार पढ़े तो। कन्यादान में एक माँ होती है, वो अपनी बेटी को समझा रही होती है कि शादी के बाद क्या क्या करना चाहिए। उसकी बेटी अभी भोली है, वो अपनी सुंदरता को देख के जल ना जाए, उस पर कोई अत्याचार ना, उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार ना करे, उस पर ये होती है हमारी। अभी अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। हम पहला क्वेश्चन दे रखा है, बेटी अभी सियानी नहीं थी, इस पंक्ति से के माध्यम से माँ की चिंता व्यक्त हुई कि अभी बेटी छोटी थी, उसको सुख तो अच्छे थे पर उसको दुखों का आभास नहीं था कि दुख कैसा आता है क्या होता है, ठीक है, इस टाइप में। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है, ये आप जानते हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा बहुत अच्छे से। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी और आप इस किसके महत्वपूर्ण सीख मानते हैं, आप किसे महत्वपूर्ण सीख मानते हैं, ये आप मानिए आपका सेल्फ है, ये खुद का, विद्यार्थी स्वयं करें इस टाइप में कह सकते हैं हम। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान देने की बात करना कहाँ तक उचित है, जो दहेज प्रथा होती है उस टाइप में। कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। माँ ने अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ को अपनी माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि माँ अपना सारा दुख उसी अपनी बेटी से बांटती है। ये तो आप जैसे आप अगर कोई गर्ल वीडियो देख रही है क्लास 10th की तो आपको पता होगा कि आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा शेयर बातें करती है आजकल। आप भी अपनी मम्मी से ही करते हैं, अपने पापा से नहीं करते, मतलब कुछ बच्चे करते हैं बट इतना नहीं करते, ज़्यादा मम्मी से ही होते हैं इस टाइम पे। आपने साइंस में ही पढ़ा होगा पुबर्टी एज, ओके। एंड आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में दिखाई देता है। जैसे हम सैम्पल पेपर आगे आगे सॉल्व करेंगे मजदूर टॉपिक्स के बाद तो हमें पता चलेगा कि माँ ने ऐसा क्यों कहा था। एंड उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर निकाल के रखे हैं। फिर क्या लिखा है, आग रोटियों के लिए जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने अपनी बेटी को एक बार हम ख वाला पहले करेंगे। माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना ऐसे ज़रूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी सियानी नहीं हुई है, वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए। एंड क में मैं आपको कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि आप सारा आंसर मुझसे ही पूछ लेंगे तो फिर आप क्या करोगे। हमारा क में इन पंक्तियों में समाज से स्त्री की किसी स्थिति का प्रयोग होता है कि स्त्री को कोई बाहर जाने नहीं देते, घर में रहो, साफ करो, कोई किसी से बात नहीं करनी, जैसे भी ये सब है वो अत्याचार करते हैं ससुराल वाले। 9th हमारे कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की कही गई है और क्यों। कन्यादान कविता में माँ के दुख की बात की गई है, माँ अपनी बेटी को समझा रही होती है उस टाइप में।
मतलब उससे रिलेटेड माँ ने बेटी को अपने चेहरे के रीझने में क्यों मना कर दिया। अगर बेटी देखे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो वैसा है। एंड अब हम चलते हैं हमारे क्षितिज पोर्शन में, जिसमें नेताजी का चश्मा होता है। वो किसने लिखा है? हमारे स्वयं प्रकाश जी ने, जो स्वयं प्रकाश लेखक जी हैं, उन्होंने लिखा है। वो एक हालदार साहब होते हैं, वो हमेशा एक कस्बे से गुजरते हैं, पान खाते हैं। वहाँ पे सुभाष चंद्र की बॉस की मूर्ति होती है, उन बॉस मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है। फिर मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। एक वो होता है, कैप्टन होता है, वो हमेशा चश्मा के बदल देता है। हालदार साहब सोचते हैं वो कैप्टन बहुत मेरे हिसाब से बहुत अमीर होगा, वो फौजी वर्दी का होगा, ठीक है। बट जब हालदार साहब उसे खुद देख लेते हैं तो वो लंगड़ा होता है। एक मिनट। जो वो होता है हालदार साहब होता है, वो वो सॉरी कैप्टन होता है, वो बहुत लंगड़ा होता है। उसको वो एक डंडी ऐसे बांस की लकड़ी थी कुछ टाइप की, उस पर उसने ऐसे कुछ बोर्ड टाइप का, उस पर चश्मे लटका रखे थे उन्हें बहुत सारे, मतलब कुछ चश्मे थे, ज़्यादा चश्मे भी नहीं कह सकते हम, कुछ चश्मे थे। और वो लंगड़ा उसे हाथ में बांस का सहारा लिए हुआ आ रहा था। वो लंगड़ा क्या, मतलब वो कैप्टन आ रहा था और नेताजी का हमेशा चश्मा बदल देता था। फिर उसके बाद इसमें क्या गया है, वो पान वाले का रेखा चित्र, हमारा 4 पॉइंट पान वाले का रेखा चित्र और हलदर की बातचीत। मतलब जो हमें इसमें एक ये चीज़ है कि हमें पान वाले का रेखा चित्र, पान वाला कैसा था? पान वाला थोड़ा मोटा था और वह खुशमिजाज आदमी का था, मतलब वो खुश था। उसके दांत जो हमेशा लाल पीली बत्ती में रहते थे, ऐसे लाल काले ऐसे ऐसे, जैसे कि हाँ, वो हमेशा उसके काले पीले दांत रहते थे। वो हमेशा मुँह में कान ठूसे रहता था, सॉरी कान नहीं, सॉरी पान, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, वह हमेशा मुंह में पान ठूसे रहता था, मतलब पान खाता रहता था हमेशा। और वो कैप्टन को पागल भी कहता था। बट जब कैप्टन मर जाता है तो उसके थोड़े से मन में थोड़ी देशभक्ति की भावना होती है। जब हालदार साहब आके पूछता है कि क्या हुआ कैप्टन, आजकल चश्मे बदलने नहीं आता भाई, क्या हो गया? तो कैप्टन मर जाता है तो वो कहता है साहब, मुँह से पान थूकते वो कहता है साहब कैप्टन मर गया। तो उसके मन में उसकी थोड़ी सी देशभक्ति यहाँ पे प्रकट होती है। और जो हालदार साहब होता है वो बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद फिर वो 1 महीने बाद उसी कस्बे से दोबारा गुजर होता है। पर उन्होंने सोचा था कि कैप्टन तो मर गया तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, इसलिए जीप वालों को कह देते हैं आज मुझे बहुत काम है, आज गाड़ी कहीं और रखना, पान खाने के लिए उस कस्बे पे मत रोकना। पर जैसे उनकी हमेशा आदत बन चुकी थी कि वह उसी रास्ते से जाते, ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है और मूर्तियाँ होती, हमेशा उनकी नज़र मूर्ति पड़ गई। मूर्ति पे किस चीज़ का चश्मा था? सरकंडे का चश्मा। सरकंडे का मतलब होता है जो बच्चे कागज़ का चश्मा नहीं बनाते, वैसा चश्मा था। वो जीप बोलते हैं रुको, इतने में जीप रुकती हुई नहीं, वह जीप से चलती जीप से कूद जाते हैं और उस मूर्ति के आगे सैल्यूट कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ना आज भी बच्चों में थोड़ी सी देशभक्ति की भावना बची है। ये कुछ हमारी छोटी सी क्यूट सी बहुत प्यारी सी कह सकते हैं हम, ये स्टोरी होती है हमारी, कहानी होती है। हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेखक स्वयं प्रकाश के अनुसार देशभक्ति क्या है? सेकंड है लेखक कहानी के माध्यम से देश के लिए किस के योगदान की बात की गई है। थर्ड है नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी। फोर्थ है कैप्टन कौन था, वह क्या करता था। कैप्टन एक जैसे कह सकते हैं हम लंगड़ा था, मरियल सा था, वो हमेशा नेताजी के चश्मे में मोड़े होता था, जैसा मैंने आपको पान वाले का रेखा चित्र उसके बारे में लिखो। ये मैंने कहा था हमेशा आता है। ये हमारे जो CBSE में पेपर आते हैं उस पर भी आएगा, 2019 के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो पान वाले का रेखा चित्र। भूखे चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवाई थी? ये आप देखिए, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएंगे। आंसर नंबर 6 एंड 7 नगर पालिका क्या क्या काम करती रहती थी। और ये तो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, ये शायद फर्स्ट या सेकंड पैरा में है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना भी जागृत है। अब हम चलते हैं, हमारा है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में हम कह सकते हैं आपने स्टोरी पढ़ी होगी लखनवी अंदाज की। एक मिनट, अच्छा हाँ, लखनवी अंदाज में जिसमें एक नवाब साहब होते हैं, वो खीरा खा रहे होते हैं, उनकी खीर का खाने की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप NCERT से ही पढ़े। इसकी समरी आपको जब अपने NCERT से पढ़ा होगा तब इसकी समरी पढ़ें, ओके।
मैं इसके क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। आज हमें 20 मिनट की वीडियो बनानी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। थोड़ा नेटवर्क इशू पे अपलोड करने पे थोड़ी दिक्कत होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि नवाब साहब को लेखकों का डिब्बा में आना पसंद नहीं आया? नवाब साहब ने खीरों को सूंघा तथा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के इस व्यवहार को आप उचित या अनुचित कैसे ठहराएंगे? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? नवाब साहब ने अपनी शान का परिचय किस प्रकार दिया? नवाब साहब द्वारा काटे गए हीरे की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीबीएसई ने दिया था 2017 में। ये वाला आप क्वेश्चन नंबर 5 आप ज़रूर तैयार करें एंड बाकी सबको आप रीड भी कर सकते हैं। हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको दिक्कत हो। हाँ जी, अब हम करते हैं बाल गोविंद भगत। वो साधु तो थे, बट उनके साथ गृहस्थ भी थे। उनकी एक पत्नी थी, वो जो मैं पत्नी के बारे में तो जानती नहीं, ऐसा लेखक बताते, मतलब मैं पत्नी के बारे में तो जानता नहीं, बट उनका एक बेटा और उनकी पोतोहू थी, मतलब बेटे की बहू थी। उनके बारे में उनका बेटा मर जाता है, फिर भी वो गाना गाते रहते हैं उसमें, आषाढ़ रिमझिम। इसके मैंने बाल गोविंद भगत के मेरे पास नोट्स हैं हिंदी में, बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी में मेरे फोटोज़ है, मैं इस पर अपनी स्टोरी, चलो मैं आपकी वीडियो ही अपलोड कर दूंगी, उसमें थोड़ी सी वीडियो पीडीएफ डाल के उससे आपको बाल गोविंद भगत चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं चैप्टर ही समझा दूंगी। इसके हम क्वेश्चंस करते हैं ओनली। बाल गोविंद भगत गृहस्थ तो होते हुए भी साधु किस प्रकार के थे? ये आप देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब क्यों मानते थे? वे हमेशा कबीर के पंथों पर ही चलते थे। जब भी उनके खेत में अनाज उगता था वो सारा कबीर पंथी में ले जा चुके थे। उनसे 2 से 3 कोस दूर था, और जहाँ से उन्हें मुट्ठी भर भी चाहे प्रसाद मिल जाए वह वही ला के अपना पूरा साल का घर बार चलाते जब तक दूसरी खेती नहीं होती थी। बाल गोविंद भगत के गायन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें 4 गायन गाए गए हैं, हर मौसम के 4 गायन गाए गए थे, मतलब हर मौसम का एक एक गायन था, तो 4 मौसम के गाए गए थे। ये मैंने आपको बता रही थी, मैं आपको एनसीईआरटी से ही मैंने बुक से अंडरलाइन किए हैं। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में वीडियोस अपलोड करूँगी अभी, तो इसके बाद आप देख सकते हैं वो वीडियो। बाल गोविंद भगत ने किन किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है? एक और मैं आपको एक छोटी सी एक बात और बताना चाहती हूँ। जब भी हम देखते होंगे, जैसे हमारी रिलेशनशिप में भी किसी की डेथ होती है, तो ज़्यादातर आदमी लोग ही वो किसी की जो चिता होती है उन्हें जलाते हैं। बट बाल गोविंद भगत ने क्या किया, अपनी पोतहू को, जो उनकी पोतहू थी, उसे अपनी बेटे की लाश, उसके पति की लाश को जलाने के लिए कहा। थोड़ा सा अजीब तो लगा, बट वो अपने यहाँ के सामाजिक कुरीतियों को बदलना चाहते थे, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने ही किया था। ये हम कह सकते हैं कि चैप्टर तो रियल है, और किसी बच्चे को डाउट होगा कि नहीं अपने हिसाब से बना दिया। नहीं, चैप्टर तो रियल है। पहले मेरे को भी डाउट था, बट फिर मैंने भी अपने टीचर से कंफर्म किया कि ऐसा क्यों था, तो फिर मैम कहती कि ऐसा ही होता है, ऐसा कोई डाउट का नहीं है। फिर उसके बाद तो सबने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई होगा। मालवीय करुणा की दिव्य चमक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, मालवीय करुणा की दिव्य चमक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ये बच्चों को बहुत कम समझ आता है। इसमें जो फादर बुल के होते हैं उनके बारे में स्टोरी है, ये आप पढ़ लीजिए। एंड फिर हम माता का आंचल से नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्टार्ट, ये इसी में कर देते हैं हम। हाँ, हमारी दोनों बुक्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी, हम नेक्स्ट पार्ट से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी करते हैं। फादर बुक के क्वेश्चन देखते हैं हम। लेखक फादर के किस गुणों का बहुत सम्मान करते थे? सेकंड है, उन किन से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? फोर्थ है हमारा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? फिफ्थ हमारा, फादर ने जिसे संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? फादर की जन्मभूमि का क्या नाम था और उनकी क्या विशेषताएं थी? ये 6 क्वेश्चन करिएगा। एंड 7th क्या लिखा है, फादर की उपस्थिति देवता की छाया जैसी क्यों होती थी? क्योंकि वे बहुत बड़े थे और उनका जो भी उनके साथ रहता था उनको आशीर्वाद सब लगता था, है ना, जैसा भी है। इसमें ऊपर नोट्स में दे रखे हैं, इन सबके आंसर्स भी हैं। एंड 8th दे रखा है, फादर बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? पार्ट 9 क्वेश्चन 9 है, पाठ में आए
उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के के हिंदी प्रेम प्रकट होता है। जो फादर बुल्के वो संन्यास लेते समय भी एक शर्त रखी जाती थी उनके वहाँ पे, जहाँ पे रहते थे ये, कि मैं तो भारत जाऊँगा। फिर वो भारत आके अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं, BA MA अपने पढ़ा होगा। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जैसे बॉर्डर चैप्टर हमारा 2014 में आया था। हाँ, CBSE में 2014 में फाइनल पेपर में आया था ये क्वेश्चन। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग की एक नई छवि प्रस्तुत की है। ये अब की बार मेरे को डाउट है, वाला 11th वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर रिविज़न करें। एंड फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, माता का आंचल। आज हम सिलेबस कंप्लीट ही कर देंगे भाई दोनों बुकें, तो इसका तो मैं ओनली ग्रामर रह जाएगी। और इसके जो हमारे टीचर्स ने थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मतलब इसके नीचे और भी क्वेश्चंस ग्रामर को भी अच्छे से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें MCQs क्वेश्चंस दिए, 40 से 50 MCQs क्वेश्चन दिए, जिसमें कुछ 10-15 ग्रामर के, बाकी सारे रीडर्स के जो हमारी कहेंगे हम बुक्स के, क्षितिज और कृतिका के। तो माता का आंचल देखते हैं। माता का आंचल एक बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद पढ़िए। ये एक नाटक से प्रस्तुत किया गया, वो बच्चे कैसे कैसे खेलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, शायद नीचे भी आया दिया होगा टीचर ने, कि जो जैसे कि इस चैप्टर में खेल दिखाए गए हैं वो हमारे खेल से किस तरह अलग हैं। ये हमारे शायद NCERT में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, ये हमारे आ सकता है। ये माता का आंचल हमारे, हाँ, माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहायक द्वारा लिखा गया है। ये मैं यही चेक कर रही थी, मतलब माता का आंचल के वो नहीं दिए टीचर ने, अब की बार लेखक कौन है, ये रहा, शिव पूजन सहायक द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं हम क्या है हमारा, इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है, मेरे को बहुत पसंद है माता का आंचल। एंड जहाज पंख की नाक तो मैंने 2 बार समझा, तो उसके बाद मेरे को समझ आया। साना हाथ जोड़ी भी बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, कोई नहीं, हम अच्छे से समझेंगे, हमारी टीचर्स ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? क्या आप भी ऐसा करते हैं? ये हमारे जीवन है ना, हमारी लाइफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश की चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? जो कुछ बच्चे गांव के हैं, वो जो अब शहर बस चुके हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा रिलेटेड होता है। तो माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि भोलानाथ विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण क्यों ले लेता है? लास्ट में एक वो सांप वाला आता है, जो सांप देखकर सब बच्चे माँ के पास आके बोले, माँ के पास जब किया था वो माँ पिता के पास जाता था। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलता है? आपको खेलों व उस समय के खेलों में क्या अंतर है? देखो, मैंने कहा था ना, आपके जो आप खेल खेलते हो और अब जो उस समय खेल खेलते थे, उसमें क्या अंतर है? मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्योंकि वे 2018 में पूछा गया था, शायद हमें डाउट है और टीचर्स भी बता रहे थे कि ये क्वेश्चन अभी दोबारा आ सकता है। कि कोई नहीं, हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हम बोर्ड में हमें कितने परसेंटेज ला दिए? 99 परसेंटेज तो ला दी है। बस बोलते हैं कि 99, तो ये सब ऐसे ही बोलते हैं हर वीडियो में। 99 नहीं तो बच्चा 90+ तो सोच लो। अगर तुम 90+ सोचोगे तब तो तुम्हारे 80 आएंगे। अगर तुम 90+ सोचते हो तब तुम्हारे जाके 80 आते हैं। जो बच्चे 99 सोचते हैं तब जाके उनके 90 आते हैं। तो इसलिए वो बच्चे 99 के टारगेट लगाते हैं। हम 90 का लगाएंगे तो हमें 80 आएंगे। 80 से हमें अगर साइंस की फील्ड चाहिए तो नहीं मिल पाएगी, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता। जैसे 10th के बच्चों को अगर 11th में सब्जेक्ट चूज़ करे तो उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए बच्चे सब 99 का टारगेट ही बनाए। जिनसे 99 का नहीं बनता वो 95 का बना ले। 95+ लाएंगे हम। ओके, नो डाउट। जहाज पंच की नाक पे एक रानी आ रही होती है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है। हिंदुस्तान में रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही होती है। सब लोग बहुत तैयारियों में लग जाते हैं, बट एक मूर्ति की नाक नहीं होती है। पूरे जगह जाके मूर्ति की नाक चेक की जाती है, लास्ट में जाके असली नाक लगी जाती है। ऐसी कुछ सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस पार्ट में किस घटना का जिक्र किया गया है? दूसरा है जहाज पंच की नाक पार्ट में किस पर व्यंग्य किया गया है? तीसरा है समाचार पत्रों में किस तरह की खबरें छप रही थी?
चौथा है मूर्ति की नाक गायब होना किसका प्रतीक है। पांचवा है मूर्तिकार ने क्या क्या सुझाव दिए। छठा है बच्चों की मूर्तियाँ हो की नाक भी बड़ी निकली, इसका क्या अर्थ था। सात है जिंदा नाक लगाने के लिए अखबार क्यों चुप चुप थे। इस पाठ के द्वारा सरकारी तंत्र की किस मानसिक सोच का पता चलता है। इसमें से आपका आएगा जिंदा नाक लगाने के लिए चुप क्यों हो गई, ये हमारे एक सीबीएसई में आया था। एंड मूर्ति की नाक गायब होने का इसका प्रतीक है, ये भी आया था समाचार पत्र। और एक जांच पंच की नाक पर व्यंग्य कीजिए, ये तो आए थे। और ये हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बाकी सारे 1 2 2 3 3 नंबर्स में वो लोग में भी आ सकते हैं। फिर हमारा आता है कृतिका का भाग जो दूसरा है, उसमें आता है लास्ट चैप्टर हमारा आता है साना साना हाथ जोड़ी। फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं हम। फिर हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी में वो गैंगटॉक जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का वर्णन किया गया है। यहाँ पे गैंगटॉक का अर्थ है पहाड़। वो पहाड़ में घूमने जाती हैं जो हमारी लेखिका होती हैं, वहाँ का देखते हैं कि यहाँ कैसा है। इसके हमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो हम इसका डिस्कस करते हैं। गैंगटॉक का मेहता कक्ष बादशाह का शहर किसे कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे सीबीएसई 2019 में ही आया था। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों का प्रतीक है, ये आप जानते हैं। श्वेत जब कोई, मैं नहीं बताऊंगी आप खुद करें, जिसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है सेकंड का। एंड थर्ड है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। एंड फिर फोर्थ दिया गया प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया। प्रदूषण के कौन कौन से दूषित परिणाम सामने आए। फिफ्थ है हमारा जो फिफ्थ है हमारा जो कटाओं पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। ये प्रश्न 6 हमारी प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। सातवां हमारे देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। आठवां हमारा कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। ये लास्ट वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 2020 में, यह भी हमारा 2020 में ही आया था इसका क्वेश्चन, ये सीबीएसई में। ये हमारा हो चुका है। अब हमारा ग्रामर में पद परिचय करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से। ये हमारा बहुत हो गया, हमने कितने पेजेस कर लिए हम देख लेते हैं एक बार। हमने कर लिया 22 पेजेस, हाफ हमारा हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।